पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ लोग इसको मॉस भी बोलते हैं। किसी के ये थर्ड सेमेस्टर में है, किसी के फोर्थ सेमेस्टर में। मतलब सिविल और मैकेनिकल में दोनों में सेम सब्जेक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल तथा विकृति। ये क्या है? एक फिजिकल साइंस है जो डील करती है, मतलब जो हमारा सोम है वो डील करता है दोनों बॉडी से। मतलब बॉडी मूविंग भी हो और स्टेशनरी भी हो, ये दोनों चीजों से रिलेट करता है। मतलब मूविंग भी हो, स्टेशनरी भी हो। जैसे आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी होगी, इससे पहले सबसे पहले आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी सेकंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चों ने। तो मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा कि हम किसी बॉडी पर जब लोड लगाते हैं तो हम कहाँ की बात करते हैं? बाहर के फोर्सेस की बात करते हैं। अंदर क्या हो रहा है हम ये बात नहीं करते हैं। बाहर फोर्स अप्लाई करना इज द मैकेनिक्स। इसके अंदर फोर्स कैसे जनरेट हो रहे हैं इज द सोम या मॉस बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो बॉडी मेरे पास दो टाइप की है। बॉडी मेरे पास दो टाइप की, एक रिजिड बॉडी है, एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। देखिए रिजिड बॉडी जो हमारा एक रियल लाइफ में कोई रिजिड बॉडी है ही नहीं। देखिए मान लीजिए मैंने कोई एक रॉड ले रखी है, ठीक है, उस पर मैंने लोड लगाया। लोड लगाने के बाद अब ये जो बॉडी है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होगी, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। हमने दो मॉलिक्यूल्स मान लिए, इनके बीच की दूरी हमने बोल दी डी है। ठीक है, अब जब आप इस पर लोड लगा रहे होंगे तो इन दोनों की बीच की दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। आप किसी भी बॉडी पर लोड लगाएंगे तो क्या होगा? वो कुछ ना कुछ डिफॉर्म होने की कोशिश में रहेगी, लेकिन वो रिजिड नहीं होगी। ठीक है, ये इज अ आइडियल बॉडी, एक काल्पनिक बॉडी। ठीक है, जैसे मान लिया आपकी घर की दीवार है, आप जब उस पर लोड लगा रहे हो, इस तरीके से जब लोड लगा रहे हो तो लोड लगा रहे हो, इसका मतलब आप कि लोड की वजह से वो ऐसा रिजिड बिहेव कर रही है। अगर यही क्रेन ला के इस पे ऐसे लगा दो, क्या हो जाएगा? ये सीधा गिर जाएगी। मतलब कि ये रिजिड नहीं है, किसी ना किसी लोड पर आके ये ब्रेक हो जाती है। जैसे पत्थर है, पत्थर को आप खुद से नहीं तोड़ सकते, डायनामाइट लगा दीजिए सीधा उड़ जाना है। ठीक है, पहाड़ तोड़ते हैं, नहीं तोड़ सकते क्योंकि रिजिड बोलते हैं, लेकिन रिजिड है नहीं। क्या करते हैं? डायनामाइट लगाया, उड़ा दिया उसको। तो ये सब बॉडी क्या है? ये सब आइडियल बॉडी है, लेकिन एक्चुअल जो बॉडी है वो डिफॉर्मेबल बॉडी, उसको हिंदी बोलते हैं विरूपण। बॉडी सच शो रिजिड बिहेवियर, बॉडी तो आपकी रिजिड बिहेवियर शो करेगी, क्योंकि अगर आप बॉडी, मान लीजिए मेरी दीवार है और दीवार में जब आप लोड लगाओगे तो आपके पास इतना लोड है नहीं, मतलब आप इस धक्का थोड़ी ना दे सकते हो, गिरा थोड़ी दे सकते हो। तो आपके लिए क्या कर रही है? रिजिड बिहेवियर शो कर रही है, लेकिन वो रिजिड है नहीं। ठीक है, बॉडी शो द रिजिड बिहेवियर सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लोड, जो बाहर से आप लोड लगा रहे हो निश्चित अमाउंट तक ही वो एक सॉलिड बिहेव करेगी, उसके बाद वो नहीं करेगी। ठीक है, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हम सिविल है या मैकेनिकल है, तो ये दोनों में सेम सब्जेक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं सोम, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स। कुछ बच्चे बोलते हैं मॉस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। कुछ बोलते हैं एमओडी, मशीन ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, तो जो इसकी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। जब हम, देखिए यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, जब हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं, जब हम किसी बॉडी पर लोड लगाए, मतलब रेजिस्टेंस फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट, कि मेरी बॉडी जो है एकदम ना, उसके अंदर क्या होते हैं? एक अपोजिट फोर्स जनरेट हो जाते हैं, ताकि मेरा एक साथ, मान लीजिए मार्कर है, अब मार्कर क्या, अगर आप खींच रहे हो तो एक साथ डिफॉर्म नहीं हो जाएगा, खींच नहीं जाएगा, ये पहले क्या विरोध करेगा एक तरीके से कि इसको नहीं खींचो। इसके एक क्या होगा, जब आपने बाहर लोड लगाया तो इसके अंदर भी एक सेम लोड जनरेट हो जाएगा, बिल्कुल। तो वही लिखा हुआ है विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सटर्नल लोड अप्लाई। इलास्टिक लिमिट तक क्या करेगा, ये जितना लोड है, मान लीजिए 10 न्यूटन का लोड है, 10 का लगा दें तो क्या करेगा? ये नहीं खींचेगा, जैसे हमने 11 लगाया खींचना शुरू कर देगा। ये बात क्लियर हुई? तो ये सारी चीजें हैं कि हम एक्सटर्नल लोड लगाएंगे सोम में, इंटरनल स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ रहा है ये हम इसका एनालाइज करेंगे। तो पहले इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम सब चीजों पर। पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की। एक
फोर्स जो है वो एक तरीके से सदिश राशि, मतलब आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक कितना लगा रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही शो करता है इज द वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वह बाह्य बल की क्रिया रेखा है जिसके द्वारा कार्य प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अगर हमने किसी पे बॉडी पर, मान लीजिए मार्कर है, इस पर हमने क्या लगाया, लोड लगाया, तो ये कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर हम बात कर रहे हैं, मेरा कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो जब आप किसी पर बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ विस्थापन आएगा, उसी से हम कार्य प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पर लोड लगाया, P क्या होता है, F अपॉन एरिया। F किस में लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम सिर्फ पास्कल लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। F क्या होता है, P, यहां से हमने F निकाला, P इंटू एरिया। P क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये कट गया, क्या बचा, न्यूटन। यानी फोर्स का मात्रा क्या होता है, सिर्फ न्यूटन होता है। 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन होता है। दूसरा मेगा न्यूटन 10⁶ न्यूटन होता है। 1 किलो पास्कल 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या लिखा था हमने, पास्कल लिखा हुआ है, तो 10⁻³ पास्कल। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ द लोड। आपके पास दो टाइप के लोड हैं, एक तो डेड लोड है और दूसरा लाइव लोड है। मतलब एक तो चल और एक होता है अचल। तो डेड लोड का मतलब है, देखिए आपने कभी देखा होगा कि खूंटी पर आपने थैला लटका दिया, ठीक है। अब काफी समय तक वो थैला लटका रहेगा, तो थैली जो तनियां है वो क्या थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। यानी कि जब आप थैला लटका देते हो तो उसका जो वर्टिकल फोर्सेस है, मतलब यहाँ कोई थैला लटका हुआ है और ये थोड़ी तनी बढ़ गई, इसका मतलब जो वर्टिकल फोर्स है वो क्या लग रहा है, हमेशा ऊर्ध्वाधर लग रहा है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, बिना बदले भार किसी एक स्थान पर क्रिया करे उसे डेड लोड करते हैं। मतलब 10 किलो का थैला आपने लटका दिया और वो जो है अपना भार नहीं बदला, 10 किलो लगा हुआ है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने वो लटका हुआ है आपका थैला। ठीक है, अब उस पर जब थैला लटका हुआ है तो उस पर लोड लग रहा है, जाहिर सी बात है। लोड लगा तभी क्या हो रही है, थोड़ी सी बढ़ जा रही है। जब बढ़ जा रही है तो उसको अब क्या हो रहा है, अगर क्रिया रेखा बदल जाती तो ये क्या होता था, लाइव लोड आता। लेकिन यहाँ क्रिया रेखा के एक ही क्रिया रेखा पर लटका हुआ थैला आपका। जैसे देखा होगा, स्कूल बैग लटका तो आपके बैग बढ़ जाते हैं। ठीक है, भरा हुआ थैला लटका देंगे तो उसके क्या होंगे, तनिया थोड़ी सी बढ़ जाएंगे, देखा होगा प्रैक्टिकली है ये। तो इसका मतलब वो डेड लोड कहलाता है कि उसकी क्रिया रेखा नहीं बदलती, बार बार आप उसी जगह लाके टांग देते हो, उतना ही भार टांग देते हो, तो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं डेड वेट। ठीक है, ये हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है। ये हमेशा जो वर्टिकल आप थैला ऐसे लटकाओगे और आपका लोड क्या करेगा, ऐसे वर्टिकल काम करेगा। ठीक है, जैसे खड़ी हुई टंगा हुआ थैला और खंबे के तार। खंबे के तार भी क्या होते हैं, डेड लोड लटके रहते हैं ना इस तरीके से। ठीक है, दूसरा है लाइव लोड। लाइव लोड का मतलब हिंदी बोलते हैं चल भार। मतलब जैसे कि आपकी रेलगाड़ी है, मतलब उसका जो लोड है वो बदलता रहे, एक जगह ना लगे। अगर एक जगह लगेगा तो वो कहलाएगा डेड लोड। लेकिन लोड की आपकी क्रिया रेखा बदल रही है, मतलब जो रिएक्शन है, कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल, मतलब ऊर्ध्वाधर कभी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वर्ग ऐसे चल, इस तरीके चल रही है, कभी ये चल रहा है कभी ये चल रहा है। तो उसकी जो क्रिया रेखा है वो लगातार बदल रही है। वस्तु की क्रिया रेखा बदलती रहे, वह एक जगह पर ना टिके, मतलब चेंज होती रहे। जैसे रेलगाड़ी के पहिए या बस के पहिए। ये नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा टफ नहीं है, चीजें सिंपल हैं, अभी तो शुरुआत है सारी चीजों की। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बिल्कुल इसको लिखते चलिए, नोट करते चलिए प्रॉपर तरीके से। यहां तक नोट करिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सियल लोड। एक्सियल लोड का क्या मतलब है भाई, एक्सियल लोड नाम से समझ में आ रहा है, जो उसकी किसी भी मेंबर पर एक्सिस पे लोड लगे। ठीक है, किसी वस्तु के अक्ष के समांतर बल लगे उसे एक्सियल फोर्स कहते हैं, या हिंदी बोलते हैं अक्षीय बल। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, यहां लोड लगाया, यहां लोड लगाया, तो इसका बॉडी का कुछ ना कुछ एक्सिस होगा। ठीक है, जो उसके एक्सिस से पास हो, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सियल लोड। देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, कभी एक्सियल है कभी कंप्रेसिव है कभी टेंसिल है, ये सबका लोड एक ही है, लेकिन जहां लगा गलत उसका नाम भी बदल जाएगा। ठीक है, जैसे लगेगा उसका नाम ही चेंज होगा। ठीक है,
तो किसी वस्तु पर अक्ष के समांतर जो एक्सिस है बॉडी का, जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो ये मार्कर में क्या हल्का सा छेद है, तो ये इसका एक्स हो गया, तो इसके एक्सिस पे जो बल लगे उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लोड कहते हैं। दूसरा है ट्रांसवर्स लोड, या हिंदी बोलते हैं अनुप्रस्थ भार कहते हैं। देखो ट्रांसफर लोड का मतलब है अक्ष के लंबवत, मतलब जैसे मेरा ये अक्ष था, अब जैसे मान लीजिए यहाँ डायग्राम बनाइए, ये मेरा अक्ष है, ये मेरा एक्सिस है, यहां पर मैंने लोड लगाया, तो अभी हमने क्या बोल दिया इसको, अभी हमने पढ़ा एक्सियल लोड। अगर इसी लोड को मैं यहां पर 90 डिग्री लगा दूं, ठीक है, तो ये लोड क्या कौन सा हो गया, ये लोड हो गया ट्रांसवर्स लोड या अनुप्रस्थ भार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव लोड, हिंदी बोलते तनाव या संपीड़न। किसी वस्तु को खींचने पर जो बल लगता है उसे तनाव बल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ बॉडी ली और वस्तु को क्या किया, खींचना शुरू कर दिया। अब खींचने से क्या होगा, हम वस्तु क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बहुत तेजी के साथ खींच रहे हैं। जब इसको खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसकी लंबाई बढ़ रही है लेकिन डाया कम हो रहा है। ठीक है, बल तो अभी वही है ना, अभी तो हमने पढ़ा एक्सियल लोड, अभी हम इसको लोड क्या कर रहे हैं, अब हम इसको खींच रहे हैं, लोड तो लगा रहे हैं लेकिन इसको खींच रहे हैं। और जब खींच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका डाया जो है, इसका जो डाया है कम हो रहा है और लंबाई इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट लिया कंप्रेसिव लोड। किसी वस्तु को दबाने में जो बल लगता है उसे कंप्रेसिव लोड कहते हैं। लगा दो भाई यहां से, हमने क्या किया, इसको ऐसे करके दबा दिया, लोड लगा के इसको दबाना शुरू कर दिया। अब देखिए जब आप किसी वस्तु को दबा रहे हैं, ऐसे बहुत तेजी के साथ दबा रहे हैं, जब दबा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका डाया बढ़ रहा है, लेंथ कम हो रही है, डिटेल में हम पढ़ेंगे सारा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम किसी को खींच रहे हैं तो मेरी लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, डाया मेरा घट रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम इस चीज पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ये एक अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो इतना नोट करिए जरा फटाफट, इतना नोट करिए यहां तक। नोट करिए इतना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्तन बल या कर्तन भार। कर्तन बल बोलते हैं, कर्तन भार बोलते हैं, एक ही चीज है, या इंग्लिश बोलते हैं शेयर लोड या शेयर फोर्स। इसका मतलब किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उसके कर्तन में होने की, मतलब उसके चेंज होने की संभावना होती है। कर्तन बल हमेशा समांतर और समान लेकिन उल्टी दिशा में होता है। देखिए कैसे होता है, मेरे पास ये बॉडी है और बॉडी को मैंने क्या किया, लोड लगाना शुरू किया। ठीक, जब मैं इसे लोड लगा रहा हूँ और एक मैंने हिस्सा फिक्स कर दिया, यहां से ऐसे लगा दिया इस पे लोड, एक तरीके से मैंने यहां से लोड लगाना शुरू किया एफ। ठीक है, जब मैं लोड लगा रहा हूं और ये मैंने एक तरीके से फिक्स कर दिया, तो ये क्या करेगा, आगे खिसकेगा, ये आगे चलाएगा ऐसे करके। ठीक है, जब ये खिसकेगा इधर से तो इसका ये विरोध करेगा, इधर क्या लगेगा, एक अपोजिट फोर्स लग जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्तन नाम देखिएगा शेयर लोड, जो शेयर शब्द उत्पन्न हुआ है वो इधर अगर 10 का लग रहा है तो इधर भी 10 का लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है, समांतर लेकिन उल्टी दिशा में, पैरेलल। जब दो फोर्स आपस में पैरेलल होंगे ऐसे इस तरीके से, लेकिन अपोजिट दिशा में, पैरेलल होंगे, समान होंगे, अपोजिट होंगे, उसको क्या बोलेंगे, शेयर लोड बोलेंगे। शेयरिंग होगी उनके बीच, शेयरिंग इस तरीके से शेयरिंग है, जैसे एक कमरे में दो लोग शेयरिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, शेयर कर लिया हमने कमरा, ऐसे ही दो लोग क्या करें, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे आप कपड़ा धोते हो तो क्या करते हो, शेयरिंग करते हो, कपलिंग शेयरिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या रहा है, इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तभी ये शेयरिंग वर्ड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से आपका एक तरीके से टॉपिक शुरू हो जाता है। हिंदी बोलते हैं प्रतिबल और इंग्लिश बोलते हैं स्ट्रेस, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि सिग्मा आता कहां से, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, सबको पता है कि हर एक बॉडी किससे मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल से बनकर बनी हुई है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ इस तरीके से,
जब आप इस पे लोड लगाएंगे तो ऐसा तो है नहीं, जब आपने लोड लगाया, जब लोड लगाने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में अटैच होंगे आपस में, ठीक है। अब इनका एक सेंटर भी होगा, कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा इनका। जब आप इनको खींचोगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, इसका सेंटर हटाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स अंदर हैं वो आपस में बंधे हुए हैं, मॉलिक्यूल्स हटने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अपने सेंटर पर रहने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो आपने बल लगाया उसने उतना प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया, मतलब आपने इधर बल लगाया F, और मैं यहां बना देता हूं, आपने यहां पर बल लगाया F, और मान लीजिए हमने यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिससे मेरी बॉडी क्या होगी, उसको विरोध करेगी कि मैं अब नहीं बदलूंगी। यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, वो वहीं रहने की कोशिश करेंगे। अगर छोड़ भी देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ लिमिट तक क्या होगा, वो वापस आने की, जैसे आपका ना अगर आप किसी चीज को आप खींच लो तो विद इन लास्ट लिमिट बॉडी क्या होती है, अपनी ओरिजिनल शेप में आती है, ठीक है। तो ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाह रहा है, जगह नहीं छोड़ना चाह रहा है, इसका मतलब जो आपने लोड लगाया उसके अपोजिट एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, जब किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन, अब आकार पर इसका अब विरोध कर रहा है ताकि टूट ना जाए, इसी परिवर्तन का बल विरोध करता है, उसे प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल तथा बल दोनों का परिणाम समान होता है। अगर 10 है तो 10 ये भी होगा, परंतु दिशाएं उल्टी होती हैं, ये इधर होगा, ये इधर होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम किसका स्टडी करेंगे, ये जो इंटरनली बॉडी के अंदर जो फोर्सेस जनरेट हुए हैं, स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। नोट करिए इतना सा, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकृति। विकृति का मतलब होता है स्ट्रेन, इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्ट्रेन। जब किसी बॉडी पर, जब किसी वस्तु को के आकार में परिवर्तन आ जाए, मतलब हमने किसी पर लोड लगाया और वो चेंज हो गई, उसे विकृति कहते हैं। इसे हमेशा छोटी ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ई क्या है, लंबाई में बदला बटे वास्तविक लंबाई। मान लीजिए हमारे पास एक एल लंबाई की कोई बॉडी है जिस पर हमने लोड लगाया एफ, और वो खींचकर क्या हो गई, L2 हो गई। ये L1 मान लो, इसको L2 मान लो। कितनी लेंथ हुई, डेल्टा एल चेंज हुई। तो लंबाई में बदलाव कितना हुआ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल। या तो ऐसे लिख सकते हो, E इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब कितनी लेंथ चेंज हो रही है, देखो, अगर मैं इसको यहां से लिखना चाहूं तो L2 माइनस L1, यानी L2 माइनस L1 बटे ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L1, यानी कि डेल्टा L बटे L1। इसमें क्या है, इसका कोई मात्रक तो है नहीं, क्योंकि मीटर अपॉन मीटर, यानी कि M0 L0 T0, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यास्थ बॉडी या इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी वो होती है, जैसे मान लीजिए हमने इसको जो मार्कर है हमने इसको खींचा, खींचने के बाद फिर हमने इस पर लोड, जो लोड लगाया था, लोड हटा लिया। लोड हटाने के बाद ये मार्कर क्या होगा, अपने आप क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। जिस ये जो गुण इसमें पाया तो उसको हमेशा इलास्टिक बॉडी कहते हैं। जब हम लोड लगाएं तो बॉडी क्या थी, इलास्टिक खींच रही है, इतना खींच रही है कि हमेशा के लिए बदल ना जाए। तो वही लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर रूप और आकार में परिवर्तन आ जाए, यदि बल हटाने पर वही अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए तो पदार्थ के इस गुण को इलास्टिक कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जिस बॉडी में ये गुण पाया जाता है उसे इलास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है प्लास्टिक बॉडी, मतलब कि हमेशा परमानेंटली ही चेंज हो गई, ठीक है, जो कभी अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। इज द प्लास्टिक बॉडी, मतलब उनके बीच क्या हो रहा है
कि जो अब देखिएगा यहां से कि अगर आपने देखा होगा कभी हमेशा ये गुण हमेशा मेटल में पाया जाता है, लासिटी मेटल में पाया जाता है। जो गुण आपस में यानी कि मतलब कह सकते हैं कि आप एक तरीके से जो मेटल होते हैं उनमें दिमाग होता है, ठीक है, थोड़ा सा मेमोरी होती है, यानी कि उनके पास अपनी रीस्टोर करने की मेमोरी होती है। लेकिन वाटर के पास जो फ्लो होता है, अगर वाटर आपने गिरा दिया तो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, यानी कि वो कभी रिस्टोर नहीं होगा। लिक्विड के अंदर ये कंडीशंस नहीं होती, एसिडिटी कंडीशन नहीं होती है, ये हमेशा किसमें पाई जाती है, मेटल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिस्टोर होता है, लेकिन कभी वाटर रिस्टोर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये थोड़ा सा कंपटीशन का मामला है। यहां तक देखिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, इतना नोट करिए।